नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो डीआरडीओ से आ रही है। डीआरडीओ ने आज फिर दूसरी बार आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ के अधिकारी ने बताया कि 30 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम का पिछले 3 दिनों में ये दूसरा सफल ट्रायल है। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश एनजी मिसाइल का आज दोपहर 11:45 पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस मिसाइल का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के द्वारा एयर स्ट्राइक के लिए किया जाएगा। आकाश मिसाइल जमीन से हवा में मार करने की क्षमता रखती है। आकाश सैम प्रणाली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मोड में काम करते हुए हवाई लक्ष्यों को ध्वस्त करने में सक्षम है और यह मिसाइल 60 किलोग्राम तक के विस्फोटकों को ले जाने में सक्षम है। बता दें कि इस टेस्ट के दौरान कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का प्रदर्शन, ऑनबोर्ड एविनिक्स और मिसाइल के एरोडायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन को सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। ऑल वेदर कैपेबिलिटी यानी कि सभी मौसम में काम करने की क्षमता को साबित करने के लिए इस मिसाइल का खराब मौसम में परीक्षण किया गया। इस मिसाइल से जुड़े आंकड़ों को रिकॉर्ड करने के लिए आईटीआर ने कई यानी कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में कई तरीके की निगरानी प्रणालियां जैसे कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग प्रणाली, रडार और टेलीमेट्री का उपयोग किया गया और आईटीआर चांदीपुर में तैनात किए गए कई रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम के द्वारा कैप्चर किए गए डेटा के माध्यम से सिस्टम की परफॉर्मेंस को वैलिडेट किया गया। डीआरडीओ ने कहा कि इसे तैनात किए जाने पर आकाश एनजी हथियार प्रणाली भारतीय वायुसेना की हवाई रक्षा क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां हमारे सुरक्षा बल एक तरफ आतंकवादियों को सफाया कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार ड्रोन्स को भारत के यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर भेज रहा है। ऐसे में भारतीय सेना काफी सतर्क है यानी कि अलर्ट पर है और अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक सुरक्षा बलों ने ड्रोन और आईईडी बरामद किया। मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने इस संदिग्ध ड्रोन को मार भी गिराया। आपको बता दें कि ड्रोन को मार गिराने के लिए भारतीय सेना डीआरडीओ के एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है, जो कि काफी कारगर भी साबित हो रहा है। और जिस ड्रोन को मार गिराया उस ड्रोन के साथ करीबन 5 किलो आईईडी भी बरामद किया गया। वहीं दूसरी तरफ एक घटना में बारामूला के सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। दोस्तों, यहाँ पे अगली अपडेट की बात करते हैं तो मिग 35 को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि रशिया का मिग 35 मल्टीपर्पज फाइटर जेट भारत के 110 लड़ाकू विमानों का जो टेंडर है उसमें उसे शामिल कर दिया है। इस बारे में जानकारी रशिया ने खुद दी है, यानी कि उसने अपने मिग 35 को इस टेंडर में एक प्लेस यानी कि एक स्थान दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ रशिया ने यह भी कहा कि मिग 35S में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसे डेवलप किया गया है और ये एक नया एविएशन प्लेटफॉर्म है और ये दिन में किसी भी समय और किसी भी मौसम में हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने के साथ साथ मोबाइल और स्टेशनरी लैंड और वाटर टारगेट्स को भी खत्म कर सकता है। यही नहीं, रशिया ने बताया कि ये विमान दुश्मन के रडार को चकमा देने में भी सक्षम है और दुश्मन के रडार इसे पहचान नहीं पाएंगे। यही नहीं, इसमें रशिया ने एक नया इंजन लगाने की बात भी कही है, जो कि इसको एक बड़े हुए थ्रस्ट के साथ काफी सारे फायदे देगा। हालांकि रशिया ने पहले तो सिंगल इंजन स्टील्थ फाइटर जेट की पेशकश भारत को की, उसके बाद वो मिग 35 की कर रहा है। तो यानी कि अभी रशिया बहुत सारी चीजें भारत के सामने रख रहा है कि भारत कौन सा फाइटर जेट उससे लेगा। हालांकि अभी इस बारे में कोई अपडेट भारतीय वायुसेना की तरफ से या भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से नहीं आया है कि उन्हें कौन से फाइटर जेट में इंटरेस्ट दिख रहा है। लेकिन अभी भी यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि राफेल नंबर 1 पर बना हुआ है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है भारत और रूस को लेकर। आपको बता दें कि भारत रूस के 17 देशों के जेपैड 2021 युद्धाभ्यास में भाग लेगा। जहां एक तरफ भारत का चीन के साथ विवाद चल रहा है और पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी चलता ही रहता है, तो ऐसे में अब 3 सितंबर से जेपैड 2021 में वे साथ में भाग लेंगे। यानी कि इसमें 17 देश के सैनिक यानी कि इस एक्सरसाइज में 17 देशों के सैनिकों को आमंत्रित किया गया, जिनमें चीन, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, भारत, वियतनाम, म्यांमार, कजाकिस्तान और अन्य देश हैं। 14 दिनों तक यह अभ्यास चलेगा, जो कि रशिया में ही होगा। और जेपैड 2021 रशिया हर साल एक बड़े पैमाने पर इसे आयोजित करता है और यह अभ्यास रूस के 4 सैन्य जिलों में से प्रत्येक में युद्ध तैयारियों का आकलन करने का भी एक तरीका है। यही नहीं, इसके बाद रशिया भारत के साथ इंदिरा एक्सरसाइज में भी भाग लेगा, जो कि 1 से 13 अगस्त तक चलेगी। इसमें रशिया अपने मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को भारत भेजेगा। दोस्तों, यहाँ पे अगली अपडेट इंडियन आर्मी के स्ट्राइक कोर को लेकर आ रही है। इंडियन आर्मी का स्ट्राइक कोर एक बार फिर से लद्दाख में तैनात किया जा रहा है, जिसमें कि जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है लद्दाख में खास करके लड़ने की, ताकि वहां पर रीबैलेंस किया जा सके। यानी कि यह भारतीय सेना की रीबैलेंस स्ट्रैटेजी है। जवानों को खास तरह के वातावरण में ट्रेनिंग दी जा रही है और वे किसी भी मौसम में या फिर प्रतिकूल परिस्थितियों में लड़ाई लड़ सकें।
नॉर्दर्न वेस्टर्न बॉर्डर और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर में एक बार फिर से आर्मी की स्ट्राइक कोर को तैनात किया जा रहा है। सेना की नई स्ट्राइक कोर को आर्टिलरी यूनिट के साथ भी तैनात किया गया है। स्ट्राइक कोर में आर्मर मैकेनाइज्ड और इन्फेंट्री को भी शामिल किया गया है, यानी कि शायद कुछ बड़ा तनाव चल रहा है इस वक्त एलएसी में, और जिसको देखते हुए अब इंडियन आर्मी रीबैलेंस स्ट्रैटेजी को यहां पर अपना रही है, जिसके तहत इंडियन आर्मी के स्ट्राइक कोर को फिर से वहां पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे अलग अलग वातावरण और परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को तैयार कर सके, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है दोनों देशों के बीच, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल रहा है और शायद नतीजा निकलेगा तो युद्ध से ही निकल सकता है। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना अब अपने सुखोई 30 MKI में इजराइल की IDRB को लगाने पर विचार कर रही है। IDRB जो कि एयर टू एयर मिसाइल है, जहां एक तरफ अस्त्रा MK1 और IDRB एक्सटेंडेड रेंज, जिन मिसाइलों की जो रेंज है वो 110 किलोमीटर है, और ये दोनों ही मिसाइलें रशिया के R-77 की जगह लेंगे। हालांकि R-77 भी एक अच्छी मिसाइल है, लेकिन ये अपने अपग्रेडेशन इश्यू की वजह से थोड़ी पीछे रह गई है और इसीलिए अब इसे रिटायर किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से भी IDRB एक्सटेंडेड रेंज का परीक्षण किया जा चुका है और भारत 160 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्रा MK2 को 2021 के अंत तक इसके यूजर ट्रायल भी शुरू कर देगा। यानी कि अब सुखोई 30 MKI में इजराइल की IDRB एक्सटेंडेड रेंज और अस्त्रा MK1 दोनों ही मिसाइलें फिट होंगी और ये मिसाइलें रशिया की R-77 की जगह ले रही हैं। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर आ रही है। दोस्तों, अभी आपने हाल में सुना होगा कि रॉयल मलेशियन एयरफोर्स को तेजस की आपूर्ति की जा सकती है, लेकिन अब HAL ने यहां पर एक और ऑफर प्रस्तुत किया है रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के लिए। रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की तरफ से जारी RFI का जवाब देते हुए HAL ने कहा कि वे अपने तेजस MK1 जेट के एक्सपोर्ट वेरिएंट कॉन्फ़िगरेशन को स्वदेशी रूप से तैयार किए गए रडार के साथ $41 मिलियन प्रति यूनिट के हिसाब से रॉयल मलेशियन एयरफोर्स को दे सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि मलेशिया इजराइल के LM-2032 रडार को नहीं लगाना चाहता, जिसके पीछे का कारण यह है कि उसके इजराइल के साथ कोई डिप्लोमेटिक संबंध नहीं है। यानी कि एक और ऑफर HAL की तरफ से कि उनको स्वदेशी रूप से जो तैयार किया गया रडार है, जिसको कि भारत खास करके अपने लिए बना रखा है, उसे भी रॉयल मलेशियन एयरफोर्स को दे सकता है अगर डील पक्की होती है तो। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आ रही है। ब्रह्मोस के CEO डायरेक्टर ने बताया कि इंडियन एयरफोर्स के 40 सुखोई 30 MKI 2023 तक ब्रह्मोस मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन से लैस हो जाएंगे, जिससे कि भारत को दुश्मनों के ऊपर रणनीतिक रूप से बढ़त मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 2 Su-30 फाइटर जेट पर डेवलपमेंटल ट्रायल भी चल रहा है। अगले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड को लेकर आ रही है। टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड ने घोषणा की है कि उनकी जॉइंट वेंचर कंपनी ने 3 सालों के अंदर AS-64 अपाचे के 100 से ज्यादा फ्यूजलेस बनाए हैं और इन फ्यूजलेस को बोइंग अपाचे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एरिजोना भेजा गया है, जहां इन्हें फाइनली डेवलप किया जाएगा। आपको बता दें कि इस भारतीय प्रोडक्शन लाइन को भारतीय वायुसेना की तरफ से 6 और फ्यूजलेस का निर्माण करने का ऑर्डर मिला है, जिन्हें कि 2023 तक तैयार किया जाना है। यानी कि 6 और अपाचे भारतीय वायुसेना को आने वाले वक्त में मिल सकेंगे। दोस्तों, यहाँ पे अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है प्रीमियर एक्सप्लोजिव लिमिटेड को लेकर। हैदराबाद बेस्ड प्रीमियर एक्सप्लोजिव लिमिटेड इसरो के स्पेसपोर्ट के आसपास के क्षेत्र में एक नई यूनिट स्थापित करने की योजना बना रही है। 2600 मिलियन रुपए की कंपनी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV के लिए स्ट्रैप ऑन मोटर और इसरो और DRDO के लिए कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स का निर्माण करेगी। 2003 में PEL यानी कि प्रीमियर एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने सॉलिड प्रोपेलेंट के विकास में कदम रखा था और आज ये भारत की एकमात्र निजी संस्था है जो आकाश, अस्त्रा, LRSAM और पिनाका जैसे रॉकेटों के लिए सॉलिड प्रोपेलेंट की आपूर्ति कर रही है। यही नहीं, इसके अलावा PEL ने IIT मद्रास के साथ भी कोलैबोरेशन कर रखा है, जिसमें कि वो हाई एनर्जी मटेरियल्स पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि PEL ने 300 एकड़ भूमि की पहचान की है और इसके लिए वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें यहाँ पर जगह दी जाए। यही नहीं, PEL इस प्रस्तावित यूनिट में 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी और 2 साल के भीतर इसे चालू भी कर दिया जाएगा और इस सुविधा से 5500 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यानी कि ये जो नई यूनिट बनेगी वो एक्सप्लोजिव प्रोपेलेंट और स्ट्रैप ऑन मोटर्स का निर्माण करेगी। यानी कि बहुत अच्छी बात है कि भारत की स्वदेशी कंपनी यानी कि प्रीमियर एक्सप्लोजिव लिमिटेड भारत के डिफेंस के क्षेत्र में स्वदेशी रूप से कई सारे कार्य कर रही है। यही नहीं, स्पेस के क्षेत्र में भी वो PSLV के कंपोनेंट्स का निर्माण करेगी।
तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।